बच्चों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों जैसा कि इस साल आप सभी ने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और अब आप एक नई क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 11 है। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं मेन जो होते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लेते हो तो साइंस के स्टूडेंट हो तो ठीक है। यदि आप पीसीबी लेते हो तो जिसमें मैथ की जगह बायोलॉजी आ जाती है। तो आज हम अपना जो कॉमन सब्जेक्ट है जो आप फिजिक्स है उसका क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर जो कि आपका मापन तथा मात्रक है इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों हम इन सारे चैप्टर को डिटेल में बात करेंगे और सारे नोट्स आपको इस वीडियो से साथ के साथ बनाते जाने और साथ ही साथ आपको पढ़ना है, जिससे क्या रहेगा कि बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग मिलती रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम है मापन तथा मात्रक। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। और एक खास बात बच्चों कि मैं इन वीडियो के दौरान इस कोर्स के दौरान आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको दोनों को पकड़ना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मापन क्या चीज़ है। ठीक है, ये शब्द जो है मापन, क्योंकि जैसा कि हमारा चैप्टर है तो चैप्टर के आधार पर ही हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहली डेफिनेशन हमारी क्या है, मापन। ठीक है, तो मापन क्या है, अंग्रेजी में बच्चों इसको बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन निकालिए और साथ के साथ लिखना भी प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट मापन क्या है। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ कि स्वयं से पहले पूछिए कि मापन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पूछा होगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। आप जिस पेन से लिख रहे हो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ठीक है, उस पेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी तो उसको नाप सकते हो। तो नाप के मान लीजिए कि आपके पेन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। मान लीजिए 300 ग्राम है, 400 ग्राम है। तो देखिए मैंने आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया पेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, पेन की लंबाई। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा गया आपसे, पेन की लंबाई। आपकी नोटबुक का द्रव्यमान बच्चों मतलब वजन अभी के लिए। ठीक है, तो लंबाई आप लोगों ने बताई लगभग 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, लगभग 5 सेंटीमीटर और नोटों का द्रव्यमान 300 ग्राम। तो देखिए मैंने कुछ आपसे पूछा, आपने क्या कर दिया, नंबर्स के रूप में उस चीज़ को मुझे बता दिया। ठीक है, यही चीज़ है मापन। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन को समझते क्या है। डेफिनेशन, किसी भी भौतिक राशि को परिमाणात्मक संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। तो देखिए बच्चों समझिए क्या चीज़ है ये सब। ठीक, किसी भी भौतिक राशि को परिमाणात्मक संख्याओं, परिमाण मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक, कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है, और वो वैल्यू कैसी होगी, संख्याओं के रूप में होगी। ठीक है, उस रूप में व्यक्त करने को क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। जैसे कि पेन की लंबाई पूछी तो आपने क्या बता दिया, 5 सेंटीमीटर, तो एक नंबर बता दिया, नंबर्स के रूप में इस चीज़ को व्यक्त कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं, मापन। ऐसी नोटबुक का द्रव्यमान पूछा गया तो आपने क्या बता दिया, 300 ग्राम। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, मापन। अब देखिए अंग्रेजी में क्या होगा, टू एक्सप्रेस any physical quantity in terms of number is known as measurement। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या चीज़ है मेजरमेंट, क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर इज नोन एज मेजरमेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मापन के बारे में ही, कि मापन कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट कुछ अलग नहीं है। मापन एक तुलना करने की प्रक्रिया है। मापन
तुलना करने की एक प्रक्रिया, तुलना करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मापन क्या है? तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए कैसे तुलना करेंगे, इसको मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ। एक स्टेटमेंट और अपने बात को पूरा करने के लिए लिख रहा हूँ, जरा समझिए। इसमें किसी भी भौतिक राशि को, इसमें किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को, इसमें किसी भौतिक राशि की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। ठीक है, इसमें जो तुलना की जाएगी वो राशि क्या होगी? पहले से ही निर्धारित होगी वो मात्रा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हम बहुत पुराने समय में पहुंच जाते हैं, जिस समय मेजरमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था ठीक से। ठीक है, लोग नापना भी नहीं जानते थे ठीक से। तो मान लीजिए एक खेत है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ों को सुना भी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस खेत की लंबाई नापनी है। ठीक है, इस खेत की क्या करनी है? लंबाई नापनी है। तो लोग क्या करते हैं? अपने हाथ के द्वारा ही खेत को नाप लेते हैं। हाथ के द्वारा मतलब कैसे? वो क्या करते हैं कि अपने हाथ के साइज़ के बराबर की कोई रस्सी लेंगे। ठीक है, उस रस्सी को अपने हाथ से नाप लेंगे और उस रस्सी की मदद से उस खेत को नाप लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रस्सी ली और उसकी लंबाई कुछ इस तरह की। ठीक है, तो इसी को रिपीट कर करके क्या करेंगे? इसकी लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने हाथ के रूप में क्या कर दिया? इसको नाप दिया। तो उन्होंने अपने हाथ को क्या बना लिया? एक पूर्व निर्धारित मात्रा के रूप में प्रयोग किया। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ को नापना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? अपने हाथ के द्वारा भी उसको नापने का प्रयास करते हो। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये टूथ स्टिक ले लिया। ठीक है, और मेरे को ये लंबाई नापनी है। ठीक है, ये जो कॉपी आप देख पा रहे हो कि इस कॉपी की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा सिंपली। ठीक है, देखिए जिस तरह मान लीजिए इसको खेत समझ लिए और ये किसी के हाथ की लंबाई है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैंने इसको मेज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक, ठीक है, एक और अगला नापने का प्रयास किया तो ये 2। ठीक है, और ये लगभग 3। ठीक है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 3.2 ले सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो इस कॉपी की जो लंबाई है, ठीक है, जो आप इस नोटबुक को देख पा रहे हैं, इस कॉपी की जो चौड़ाई है, ठीक है, नोटबुक की चौड़ाई। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसके ज़रिए नापा है। ठीक है, इसके ज़रिए नापा है तो कितनी है? लगभग 3.2। ठीक है, टूथ स्टिक के बराबर है। ठीक है, टूथ स्टिक। ठीक है, तो इसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये जो आपने ये इसको लिया है, ठीक है, इसको पहले से निर्धारित कर लिया है। ठीक है, पहले से निर्धारित कर लिया है, इसको ही बोलते हैं पूर्व निर्धारित मात्रा। और इस पूर्व निर्धारित मात्रा को हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं बच्चों? मात्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मात्रक। तो देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने इस जो आपकी नोटबुक है इसकी चौड़ाई को नापने का प्रयास किया है या तुलना की है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और तुलना करने पर क्या पाया कि इस कॉपी की जो चौड़ाई, इस नोटबुक की चौड़ाई है, वो इसके स्टिक की कितने गुना है? 3.2 गुना है। इसीलिए लिखा है मापन तुलना करने की एक प्रक्रिया है। आई होप यहाँ तक तो आपको मापन के बारे में जानकारी हो गई होगी और मापन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है ऊपर, जरा उसको पकड़ते हैं, भौतिक राशि। ठीक है, जरा समझते हैं भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? किसी भी भौतिक राशि को परिमाणात्मक संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। तो मापन तो समझ में आ गया, लेकिन ये भौतिक राशि का क्या अर्थ होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 11th में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इसको फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है या भौतिक राशि। ठीक है, चलिए तो भौतिक राशि क्या है इसको समझने से पहले देखिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है।
साधारण सी भाषा में बोल सकते हैं कि जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, जिन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन राशियों को मापा जा सकता है या परिमाणात्मक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, मापन कहलाता है, व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जरा समझिए, जिन राशियों को मापा जा सकता है या परिमाणात्मक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने रखा था कि इस नोटबुक की लंबाई, तो ये इसको हमने नाप लिया, इसकी लंबाई को हमने क्या कर लिया, नाप लिया, तो कह सकते हैं लंबाई क्या है, भौतिक राशि। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपका लंबाई आ जाएगा कि लंबाई को क्या कर सकते हैं बच्चों, नाप सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई क्या है, आपका भौतिक राशि का उदाहरण है। अच्छा, आपका वजन, आपके वजन को भी तो नाप सकते हैं, तो वो क्या है, द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, समय क्या हुआ है आपकी घड़ी में, तो समय क्या है, समय को भी तो आप मेजर कर पाते हो। तो ऐसी जो राशियाँ जिन्हें आप नाप लो, उन्हें क्या कह देंगे, भौतिक राशि। जैसे धारा को नापते हैं ना एम्पियर में, तो ये राशि क्या है, इन्हें हम नाप सकते हैं, इन्हें क्या बोल देंगे, भौतिक राशि। साधारण सी भाषा आपको याद रखनी है कि जिन राशियों को हम नाप सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मैं इसको लिख देता हूँ, द क्वांटिटी which can be measurable known as physical quantities। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें लिख दोगे, एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, करंट। ठीक है बच्चों, तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, वे क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेज़र करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से एक सवाल मैं आपसे सामने रखूँगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर में, अब चीज़ों को समझना ध्यान से। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। जैसा कि अब देखिए, आपसे जो सवाल पूछा गया उसको दोहराने का समय आ गया है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने इस कॉपी की जो लंबाई नापी थी, या मान लीजिए आपने जो पेन की लंबाई मापी थी, ठीक है, तो पेन की लंबाई पूछी थी। ठीक है, पेन की लंबाई, तो आप लोगों ने क्या बताया था मेरे को, 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, या द्रव्यमान पूछा था तो 300 ग्राम बताया था, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो पेन की लंबाई, तो लंबाई क्या, भौतिक राशि है, और भौतिक राशि को याद रखो किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। ठीक है, किससे, इधर मैं लिख देता हूँ, भौतिक राशि को क्यू से या पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। मैं बच्चों अपने लिए जो सिंबल यूज करूँगा वो क्यू करूँगा, आप भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्यू का ही यूज करें। ठीक है, तो पेन की लंबाई क्या है, भौतिक राशि, तो क्यू से प्रदर्शित करिए। अब ध्यान दीजिए, इस भौतिक राशि में दो चीज़ें, एक तो ये नंबर दिख रहा है और ये कुछ है। ठीक है, अभी बात करेंगे ये सब क्या है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूसरा मैंने अभी आपसे पूछा था नोटबुक का द्रव्यमान। ठीक है, नोटबुक का द्रव्यमान, मास ऑफ नोटबुक, तो कितना था अभी 300 ग्राम। तो देखो यहाँ पर भी दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक, एक नंबर है और एक कुछ है। ठीक है, अभी ये क्या है, इसको बाद में पकड़ेंगे आराम से। ठीक है, तो ये जो है नंबर है, ठीक है, नंबर के लिए n, और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है,
तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो आपका नंबर, एक संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है उसका मात्रक। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये जो आप n देख रहे हो इसी को बोलते हैं संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्यात्मक मान। और जो u आप देख पा रहे हो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। ठीक है, या मात्रक हिंदी में। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? संख्यात्मक मान तथा मात्रक। ठीक है, टू एक्सप्रेस और डिफाइन any physical quantity, completely any physical quantity need two terms. First is numerical value and second is यूनिट। ओके बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, टू डिफाइन कंप्लीटली एनी फिजिकल क्वांटिटी नीड्स टू टर्म्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड इज यूनिट। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि अभी हमने बच्चों इस फॉर्मूले को याद रखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर N इंटू यू। ठीक है, आई होप आपको मात्रक तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक टूथ स्टिक के जरिए समझाया था, इसको मैंने एक पूर्व निर्धारित वैल्यू नाम दे दिया था और इसी को मैंने क्या बोल दिया था? मात्रक बोल दिया था। ठीक है, तो मात्रक कुछ और नहीं होता है, उसको हम पहले से डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, पहले से बता देते हैं और उसको फिक्स रहता है। ठीक है, जो मात्रक होता है पहले से फिक्स कर देते हैं कि भाई ये चेंज नहीं हुआ, उसी को हम मात्रक की तरह प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको एक मात्रक की तरह प्रयोग कर लिया था, जैसा कि आप पीछे वाले देख सकते हो। ठीक है, पीछे वाले पेपर पे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने टूथ स्टिक। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है? यूनिट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यूनिट का। और ये क्या है? नंबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों को डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि इस मात्रक के चेंज होने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए बच्चों, समझिए इस चीज को, मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मीटर बराबर कितना, देखिए ऐसा समझिए कि ये मेरे पास कॉपी आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब मैंने एक स्केल भी ले लिया है। ठीक है, समझाने के लिए आपको, क्योंकि अब आप मापन वगैरह तो समझ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं पूछूँ आपसे ये कॉपी की लंबाई कितनी है, तो नाप लेते हैं। ठीक है, तो अगर नापें तो लगभग आप देख पा रहे होंगे शायद लगभग 8 इंच है। ठीक है, कितना है? 8 इंच। ठीक है, तो इसकी नोटबुक की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, नोटबुक की चौड़ाई बराबर 8 इंच। ठीक है, 8 इंच। ठीक है, 8 इंच है लगभग। ठीक है बच्चों, कितनी है? 8 इंच। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो इंच है, ठीक है, ये क्या आपका यूनिट है? ये क्या है? यूनिट है, ये मात्रक है।
और ये क्या है आपका संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक मान, ठीक है। अब जरा स्केल को जरा ध्यान से देखिए कि जो 1 इंच है लगभग कितना है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ से शायद दिख पा रहे होंगे वीडियो में, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा क्लियर दिखाने की। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक नंबर जो डला हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये जितना है वो क्या है आपका 1 इंच है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना 1 इंच, ठीक है, आप इजीली देख पा रहे होंगे। अब मैं इसी राशि को, इसी लंबाई को, इसी चौड़ाई को सेंटीमीटर में लिखने का प्रयास करता हूँ, तब आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसकी लंबाई को नापने का प्रयास करूं तो देखिए ऊपर जो आप नंबर देख पा रहे हैं ये सेंटीमीटर में और नीचे क्या है इंचेस में। तो कितना दिख रहा होगा, लगभग आपको 21 सेंटीमीटर ये दिख रही होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी, लगभग 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए नोटबुक की चौड़ाई आपने अभी कितना मेजर किया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 21 सेंटीमीटर। अब जरा समझिए कि देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है छोटी है, यहाँ पर क्या वैल्यू बड़ी है, ठीक है, यहाँ क्या वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर क्या है छोटी है। तो यानी वैल्यू बड़ी होगी तो मात्रक क्या हो गया होगा, छोटा हो गया डेफिनेटली। यानी जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू का मान बढ़ेगा मात्रक का मान कितना हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, जरा देखिए, अभी आपने देखा कि 1 इंच लगभग इतना, और जरा यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर कितना, तो 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे मात्रक का मान बढ़ता है तो संख्यात्मक मान क्या होता है, छोटा होता जाता है। या मान लीजिए कि मात्रक छोटा होता जाएगा तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि मात्रक जितना छोटा होगा, मात्रक क्या है, छोटा है, ठीक है, मात्रक छोटा है तो संख्यात्मक मान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसी चीज़ को मैं आपसे में पूछूं, मतलब मिलीमीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो जरा देखिए यूनिट क्या हो गई और छोटी हो गई तो संख्यात्मक मान क्या हो गया, उतना बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके कंपैरिजन। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे क्या होगा, यूनिट का मान कम होता जाएगा तो मात्रक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिट का मान बढ़ेगा तो क्या, यूनिट का मान घटेगा तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी हम एक बात यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करना, यहाँ पर जो इसकी लंबाई 8 इंच और ये 21 सेंटीमीटर, दोनों बात बराबर ही हैं, ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर नाम दूँ N1, ठीक है, ध्यान देना N1, और ये क्या रहेगा, U1 नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं N2 और इसको बोल देते हैं U2। तो यानी इन दोनों को ध्यान से देखना कि लंबाई तो चेंज हुई नहीं, तो N1 U1 बराबर कितना हो जाए, N2 U2, ठीक है, N2 U2। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, इसको हम आगे प्रयोग करूँगा, ठीक। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे मात्रक क्या होगा, मात्रक बढ़ेगा या छोटा होगा, मान लीजिए छोटा हो रहा मात्रक तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा आपका, संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे यूनिट का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी एक के बढ़ने पर क्या होगा, दूसरा घटेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि मान लीजिए N1 है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/U1, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N1 U1 इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1, ठीक है। यानी N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहीं से वो फॉर्मूला निकला है कि N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। और आप लिख सकते हो N3 U3 इस तरीके से भी, ठीक है। तो आई होप आपको जो पीछे वाला फॉर्मूला है अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इसे इंग्लिश में कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि यूनिट अगर छोटा होगा, ठीक है, इफ यूनिट इज स्मॉलर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है, ऐसे आप लिख लोगे। और इसको अगर अंग्रेजी में लिखना है द ब्रेथ ऑफ नोटबुक, ठीक है बच्चों, नोटबुक इसी प्रकार लिख लोगे, द ब्रेथ ऑफ नोटबुक। तो अब देखिए आगे समझते हैं, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, ठीक है।
अब ज़रा समझते हैं कि जैसा कि अभी हमने दो टॉपिकों को कवर कर लिया है। एक तो आपको मापन पढ़ लिया हमने, ठीक है, मापन के बारे में जान लिया, और दूसरा किसके बारे में जान लिया, भौतिक राशि के बारे में, ठीक है, भौतिक राशि। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि देखिए मेजर हम किसको कर सकते हैं, केवल भौतिक राशियों को नाप सकते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया, कैसे कैसे बांटा गया, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग रहेगी अब हमारी भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण। इंग्लिश में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें कैसे कैसे बांटा गया है बच्चों, उन्हें दो आधारों पर बांटा गया है। ये जो भौतिक राशि हैं इन्हें दो आधारों पर बांटा गया है। अब देखिए दोनों आधार क्या हैं जरा समझिए, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि मापन के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, मापन के आधार पर, ठीक है बच्चों, किसके आधार पर बांटा गया भौतिक राशि को, मापन के आधार। और दूसरा बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, ठीक है, यानी कि दिशा के आधार पर। अब जरा समझते हैं कि जो मापन के आधार पर है इन्हें आगे फर्दर डिवाइड किया गया, फिर से विभाजित किया है। मापन के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी जरा समझो। पहली है मूल राशि, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी। मूल राशि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, शॉर्ट में लिख दिया है, क्यों मतलब क्वांटिटी। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरा है आपका पूरक राशि, ठीक है। ये दो तो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, पूरक राशि, क्योंकि मैं 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखिए दिशा के आधार पर भी इसको तीन भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से तीन आधार हैं जरा समझिए। पहला है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। दूसरा है आपका सदिश राशि, और तीसरा है आपका टेंसर राशि, टेंसर नहीं बच्चों, टेंसर, ठीक है, टेंसर राशि, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, टेंसर क्वांटिटी। इन 6 जो आप राशियां देख पा रहे हो, जिस आधार पर इनको बांटा गया है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, और अगली जो हमारी राशि है मूल राशि, इसको समझते हैं, ठीक है, मूल राशि क्या होती है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं मूल राशि क्या है, ठीक है। इन राशियाँ जो ये राशि हैं इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो समझते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता ना हो, अन्य राशि की आवश्यकता ना हो, उन्हें मूल राशि कहते हैं, ठीक है बच्चों, मूल राशि कहते हैं। और अच्छी बात तो ये है, इन्हें याद रखना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, 7 है, ठीक है, इनकी संख्या 7 है, ठीक है। कितनी, इनकी संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है, 7 यानी 7, ठीक है।
ये राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि किसी दूसरी राशि के द्वारा उसको डिफाइन ना करना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। ठीक है, मैं आपको सामने वो सातों राशियाँ लिख देता हूँ। वो 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं। पहली आपकी लंबाई, दूसरी आपकी द्रव्यमान, तीसरी आपकी समय, आगे पीछे क्रम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय को आप पहले लिख सकते हो, लंबाई को बाद में भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और साथ में आपका पदार्थ की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये 7 मूल राशियां हैं जो क्या हैं, किसी अन्य राशि पर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, ये 7 राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती हैं, आप जरा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रारंभ में, कॉपी की लंबाई क्या है, पेन की लंबाई क्या है, तो आपने उसको इजीली नाप के बता दिया। उसको डिफाइन करने के लिए कोई और चीज़ नहीं चाहिए थी, उसे कोई और राशि नहीं चाहिए थी, तो वो क्या थी, मूल राशि। यानी उसको किसी और राशि के द्वारा व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ चाल, तो चाल वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी बटे समय, तो आप सबसे पहले दूरी पूछोगे, भैया दूरी कितनी है, और फिर उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, तो आपको 2 राशियों की आवश्यकता पड़ेगी चाल को डिफाइन करने के लिए। तो 2 राशियों की आवश्यकता पड़ेगी किसको डिफाइन करने के लिए, चाल को। तो ये मूल राशि नहीं हो सकती। तो मूल राशि क्या है, देखो इनको व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने इसकी लंबाई पूछी तो आपने डायरेक्टली बता दी, कोई राशि नहीं चाहिए। द्रव्यमान पूछा, आपने डायरेक्टली बताया। समय पूछा था अभी आपसे प्रारंभ में ही, तो समय भी आपने डायरेक्टली बता दिया। तो ये क्या है, ये मूल राशियाँ हैं। ठीक है, तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। अब सबको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, ये आपका मास हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा, ये आपका टेम्परेचर, ये आपका करंट हो जाएगा, इसे बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसे बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये 7 राशियाँ। अब देखो इसको भी अंग्रेजी में समझ लेते हैं। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, द क्वांटिटी which did not express why other quantity is known as physical fundamental quantity। ठीक है, द क्वांटिटी विच डिड नॉट एक्सप्रेस बाय अदर क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, डिड नॉट नीड, ठीक है, डिड नॉट नीड टू एक्सप्रेस बाय अदर क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इनकी संख्या कितना है, इट हैज सेवन क्वांटिटीज। इनकी संख्या कितनी है, 7 है केवल। ओके बच्चों, तो ये आपकी मूल राशियाँ, और इनके लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, तो जरा मूल मात्रकों को भी हम साथ के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं क्या चीज़ें फंडामेंटल यूनिट्स। तो मूल राशियों के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा इन्हें नापा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल राशियों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रकों को मात्रकों को
मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? मूल मात्रक। अच्छा, जैसा कि मूल राशियां 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या 7 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। ठीक है, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं होगी। अब वो 7 मात्रक क्या है जरा समझ लेते हैं। इन यूनिटों को मैं वापस से लिखने वाला हूँ। तो पहली यूनिट है लंबाई, दूसरी आपकी द्रव्यमान, तीसरी आपकी समय, चौथी यूनिट है आपकी क्वांटिटी है ताप, और पांचवी इधर ले लेते हैं। ठीक है, धारा, छठवीं है आपकी ज्योति तीव्रता, और सातवीं आपकी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब जरा समझते हैं। देखिए, लंबाई को किस में नापते हैं? आपको हमेशा याद रखना है, ये क्या है? राशियां हैं। ठीक है, मूल राशियां, और इधर लिख रहा हूं मैं मात्रक। ठीक है, तो लंबाई को हमेशा किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, छोटी क्लास ही। लंबाई किस में नापे जाते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में, किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। ठीक है, किस में नापते हैं? सेकंड में। और ताप को किस में नापते हैं? केल्विन में। अच्छा, धारा को किस में नापते हैं? करंट में, सॉरी एम्पियर में। ठीक है, अंग्रेजी में करंट बोलते हैं, एम्पियर। अच्छा, ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, ये सब मात्रक हैं, डिटेल में इनको जानेंगे आगे। पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? मोल में। अब जरा देखिए, आपको ये तो 3 याद होंगी। ठीक है, ये तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छी तरह याद होगी, और धारा का भी याद होगा। भूलने के चांसेस इनके होते हैं। अब इनको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कैसे इनको आप बाई हैकिंग याद रख सकते हैं। तो देखिए, ताप क्या होता है? कोयले से निकलता है। ठीक है, ताप किससे होता है? जनरली आप याद रखोगे, ताप मतलब कोयला। ठीक है, तापन। ठीक है, तो कोयले से निकलता है, तो कोयले से शब्द को याद रखोगे केल्विन। ठीक है, किससे आता है? कोयले से। कोयला जानते हो ना, जो लकड़ी से ब्लैक जलने के बाद बचता है, वही कोयला होता है। ठीक है, तो ताप किससे मिलता है? कोयले से, तो कोयले से शब्द को याद रखोगे केल्विन। अच्छा, ज्योति तीव्रता को देखते हैं। तो ज्योति किससे मिलती है? ज्योति मतलब प्रकाश हमें किससे मिलता है? मोमबत्ती से। तो मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? कैंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैंडल। तो कैंडल से याद रखोगे कैंडला। और पदार्थ की मात्रा, देखिए कोई भी पदार्थ हम मार्केट में लेने आते हैं, ठीक है, कोई भी पदार्थ, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। तो उससे याद रखोगे पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल। ठीक है, क्योंकि मोल भाव। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं हो। अब देखिए, इन्हें शॉर्ट टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर के लिए सिंबल यूज करते हैं एम, किलोग्राम के लिए यूज करते हैं केजी, समय के लिए यूज करते हैं एस। ठीक है, और केल्विन के लिए यूज करते हैं के। ठीक है, एम्पियर के लिए यूज करते हैं ए, और कैंडेला के लिए यूज करते हैं सी डी, और इसके लिए लिखते हैं मोल। ठीक है, शॉर्ट में आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में लिखना है तो मैं इधर लिख देता हूँ। मूल राशि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। द यूनिट विच यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज known as फंडामेंटल यूनिट। ओके बच्चों, तो इनको भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हो अपने आप से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं होगी। अब जरा आगे समझते हैं। मूल मात्रक तो हमने समझ लिया। अब जरा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, और पूरक मात्रक क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब जरा इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? सिंपल सा डेफिनेशन है कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, वे राशियाँ
वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखेंगे कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, मूल राशियों की सहायता से। तो सीधी सी डेफिनेशन है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाएं। किसकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से बनाई जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ठीक है, द यूनिट विच derived by helping of fundamental quantities known as derived unit। ठीक है, जो क्वांटिटी, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प के जरिए बनती है। ठीक है, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के जरिए उन्हें क्या बनाया जाता है? किसको? डिराइव्ड यूनिट को। अब जरा समझते हैं कैसे और क्या एग्जाम्पल है, जरा एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, स्पीड है आपकी, स्पीड, ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, एटीसी। ठीक है, इतना ही समझते हैं जरा। अब जरा समझते हैं, स्पीड मतलब क्या होता है? चाल, वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और घनत्व मतलब डेंसिटी मीन्स घनत्व। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटिटी मैंने लिए हैं, और भी हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चाल क्या होती है, तो चाल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। अब जरा देखो कि ये वाली जो यूनिट है, इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए, दूरी। ठीक है, दूरी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की दूरी क्या है? एक तरह की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है? लंबाई। और समय क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से क्या बन रही है? चाल बन रही है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। इसी प्रकार देखिए, डिस्टेंस क्या है? आपकी फंडामेंटल यूनिट है, और ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट टाइम। फंडामेंटल यूनिट की सहायता से कौन बना है? स्पीड बना है। ठीक है, दो राशियों की सहायता से कौन बना है? स्पीड। तो इससे क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या बोली जाएगी? डेराइव्ड यूनिट, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोली जाएगी? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखिए। मान लीजिए मैं क्षेत्रफल ले लेता हूँ, तो क्षेत्रफल का, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अंग्रेजी में क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, पीछे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आप उसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जरा देखिए, लेंथ क्या है? एक तरह की, ठीक है, आपकी लेंथ क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो ये क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और ब्रेथ क्या है? ये भी एक तरह की लेंथ ही होती है, तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के पे क्या बना? एरिया। तो इनके जरिए, इनके हेल्प के जरिए किसको बनाएगा? एरिया को। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जरा तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आयतन को ले लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए, लेंथ क्या है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और हाइट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों भैया? देखो, समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? एक तरह की लंबाई तो होती है, तो उसको नापोगे तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऊंचाई जो होती है वो भी एक तरह की लंबाई होती है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी।
तीन फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़रा लास्ट ले लेते हैं इसी को, घनत्व। ठीक है, घनत्व और फॉर्मूला कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। फॉर्मूलों को आप याद रखना प्रारंभ कर दीजिए अब धीरे धीरे। द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू मास, यानी मास मीन्स, ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। और वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फंडामेंटल क्वांटिटी था। ठीक है, ये ऊपर फंडामेंटल क्वांटिटी, इतनी सारी मतलब कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखो। मास क्या होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से आपके क्या बनना था, वॉल्यूम। यानी कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, डेंसिटी बन रहा है। क्या बन रहा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या कहलाएगा आपका, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप अब आपको ये जो क्वांटिटीज़ हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जरा इनके मात्रकों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मात्रक मैं इधर ही समझा देता हूँ। ठीक है, इस पे तो यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट सबसे पहले करते हैं। तो लंबाई किस में नापी जाती है, अभी अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, मीटर में नापी जाती है। चौड़ाई किस में नापी जाती है, मीटर में। तो दोनों अगर मीटर क्या मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, हालांकि इन सब बातों को हम आगे करेंगे डिटेल में। ठीक है, इन सब चीज़ों को आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें बात करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में। चौड़ाई किस में नापी जाती है, मीटर में। ऊंचाई किस में नापी जाती है बच्चों, मीटर में। तीनों को गुणा कर देंगे तो आपका मीटर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर आप लोगों ने 10th के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे क्षेत्रफल संबंधी, तो वहाँ पर जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर बार बार एक बात लिखी आ रही होगी क्षेत्रफल के आंसर के पीछे, वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा आया होगा, वर्ग मीटर। ठीक है, या लिख रहा होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो यूनिट थी। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बात एक ही होती है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके इसका यूनिट की बात करें तो क्या है, तो देखिए द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। ठीक है, अच्छा आयतन का मात्रक कितना हो जाएगा, अभी अभी निकाला है, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या होगी नहीं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा समझते हैं पूरक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए क्या है पूरक राशि, हेडिंग लगाइए, पूरक राशि। अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है बच्चों, अब जरा समझते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए इनकी जो संख्या में ये केवल 2 हैं। ठीक है, लास्ट वाली मैं बताना भूल गया हूँ, वो बताऊंगा वो संख्या में कितनी है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी हैं, देखिए सीधा सा लिखते हैं, मूल राशि लिख देता हूँ मैं यहाँ, मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त, व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त, राशि के अतिरिक्त दो राशियां और हैं जो वृत्त तथा गोले की ज्यामिति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गोले का मतलब है यहाँ 3D बॉडी। ठीक है, गोले की ज्यामिति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ज्यामिति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी हैं। तो पहली तो आपकी राशि है कोण। ठीक है, पहली राशि कौन सी है, कोण, और दूसरी राशि आपकी घन कोण। ठीक है, ये 2 राशियां हैं केवल। ठीक है, जो क्या है पूरक राशियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक आपकी कोण है, एक घन कोण है। ठीक है, तो कोण किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, सर्कल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वृत्त के लिए, किसके लिए, वृत्त के लिए। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल। तो देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए ये क्या आपका एक सर्कल है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है और ये क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ रेडियस। ठीक है,
अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोण बना, ठीक है, ये क्या है थीटा। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो चला है इतना वाला पार्ट देखिए, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है, क्या बोलते हैं चाप। और कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आपको याद रखना है, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। अंग्रेजी में लिख दोगे एंगल इज इक्वल टू, चाप को बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा है और ये लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, तो एल अपॉन आर हो जाएगा, एल अपॉन आर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। और एक बात, इसका जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। याद रखोगे किस में नापते हैं, कोण को रेडियन में नापते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब जरा घनकोण को समझते हैं, घनकोण क्या होता है, ठीक है। तो घनकोण को समझने के लिए देखिए ऐसा समझिए, मान लीजिए ये कोई तरबूज है, ठीक है, या मान लीजिए चलिए तरबूज ही बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए तरबूज है, ठीक है, यानी एक गोलाकार वस्तु है, ठीक है, जैसा फुटबॉल होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक छोटा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं, बिल्कुल जैसे शंकु टाइप में काट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया, ठीक है। ऐसा होता है ना, तरबूज लेने आते हैं तो पहले लोग थोड़ा सा कटिंग थोड़ा स्टाइल से करते थे, ठीक है, शंकु टाइप में निकाल लिया, मान लीजिए शंकु टाइप में इसको निकाल लिया, तो इसके केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, घनकोण। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे वे में ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी कुल्फ़ी वाली, ठीक है, तो कुल्फ़ी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसके अंदर झांक करके देखिए, वैसे कोन टाइप का बन रहा है ये कोन, ठीक है, कोन ही है वैसे तो इसके अंदर झांक के देखिए जो कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको घन कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला समझिए, ठीक है। मान लीजिए इसका जो एरिया है वो कितना है, एस है, ठीक है, एरिया कितना एस। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होगा एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एस अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। घनकोण जो होता है गोले का पृष्ठ भाग अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। क्या होता है, अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मेन कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे इन फॉर्मूलों का हम जिक्र करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट आपको परेशान कर सकता है, इसकी आप टेंशन ना लें, इसको हम अगली वीडियो में एक बार रिवाइंड भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और थोड़ा आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब इस वीडियो को बच्चों यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो आगे हमारी 3 राशियाँ रह गई हैं उनके बारे में भी बात करें, क्योंकि अभी तक हमने देखिए इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब रह गई हमारी अदिश, सदिश, टेंशन। इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकलों की भी बात की जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ। ये जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इन दोनों राशियों को निकाल दो, जो भी बचेगा वो आपकी व्युत्पन्न राशि होंगी। कौन कौन सी को, 7 मूल राशि को, 2 पूरक राशि को निकाल दो, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि, और इनकी संख्या क्या है, अनंत है, ठीक है, अनगिनत है, ठीक है, गिनती में नहीं है कितनी, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, इनकी फिक्स कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल, गिनने योग्य नहीं है, ठीक है। ये क्या है, गिनने योग्य नहीं है, इतनी राशियाँ हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि मान लो 8 हो 10 हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए गजब कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो जय हिंद।